देवनाथ सर, पूरे डेलीगेट्स के साथ, डिप्लोमैट्स के साथ 20 से ज्यादा यहां पर डेलीगेशन के मेंबर्स हैं जो इस वक्त ताइवान में मौजूद हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स नांसी पेलोसी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, जिस मकसद के साथ वो यहां पर है, उसका वो जिक्र कर रही हैं। लेकिन एशिया पैसिफिक में उनका इतना इंटरेस्ट, ये किस लिए? देखिए, अमेरिका बहुत क्लियर है कि आने वाले 50 साल में दुनिया में अगर अमेरिका का मुकाबला होगा तो वो चीन के साथ होगा और वो एशिया में होगा। चीन भी अपने 50 साल के प्लान पर बहुत क्लियर है कि अगले 50 साल के अंदर चीन ना सिर्फ ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर के रिम कंट्रीज पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, वरन चीन आस्ते आस्ते एशिया की तरफ भी अपने पैर प्रसार रहा है। तो अमेरिका चाहेगा कि इस तरह की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रिपरेशंस को वो जारी रखे ताकि वो एशिया में चीन को कंटेन कर सके। कंटेनमेंट ऑफ चाइना यानी चाइना की विस्तारवादी नीतियों पर किस तरह से एक कंट्रोल रखा जाए, ये अभी अमेरिका की विदेश नीति का बहुत बड़ा पहलू होगा अगले 10, 20, 30 साल के लिए। त्रिपाठी साहब, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद इस पूरे रीजन में तनाव भी तो बढ़ने के आसार हैं। इस चिंता को नजरअंदाज भला कैसे किया जा सकता है? एक तरफ चीन की धमकियां, दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी का यहां पर पहुंचना। आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमेरिका की चिंता दो है। पहली तो रशिया जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, यूरोप को कमजोर करना चाहता है, और चाइना इधर एशिया में बढ़ना चाहता है। अगर चाइना की आप पॉलिसी देखें, इनका जो पेपर आया था लास्ट ईयर, 2035 तक उन्होंने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो दो बातें कर रहे थे, जो नैन्सी पेलोसी ने अभी बोला कि हम पिछले 1979 से उन्होंने 43 साल बोले हैं, उन्होंने 1971 का नाम नहीं लिया। 1971 में जो रिजोल्यूशन पास किया गया था, आई थिंक 2758 या क्या था, इवन जनरल असेंबली में, जहां ताइपेई में चियांग काई शेक को रिप्रेजेंटेटिव को हटा करके और ताइवान या ताइपेई में जो है पीआरसी को आगे कर दिया गया था, उनका रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था और उसको यूएसए ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद 1979 में कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो ताइवान रिलेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके बारे में बोल रही थी कि तब से हम चाइना उनके साथ, यूएसए उनके साथ खड़ा है, उसमें बड़ा क्लियर है कि कॉमर्शियल और बाकी रिलेशंस मेंटेन रखेगा अमेरिका ताइवान के साथ, प्योरली ऑन नॉन गवर्नमेंटल बेसिस। उसमें बहुत क्लियर है, गवर्नमेंटल बेसिस नहीं है। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बड़ी अहम है। ये बड़ा हमारे दर्शकों के जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन जंग चल रही है और हमने देखा बार बार अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। यूक्रेन का अंजाम हमारे सामने है और अब अमेरिका ताइवान के लिए भी ऐसी ही बातें करता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान का आने वाले वक्त में इससे फायदा है या नुकसान है? देखिए, ताइवान को अमेरिका कितना हेल्प कर पाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका को भी डर है कि अगर वॉर इतनी लंबी बढ़ गई और आज की डेट में मैं एक चीज और बड़ा क्लियर है, चाइना की जो नेवल फ्लीट है वो लार्जेस्ट नेवल फ्लीट है, लेकिन चाइना उतना स्ट्रांग नहीं है नेवी में जितना कि अमेरिका है, क्योंकि चाइना के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि आज की डेट में अमेरिका के पास 7 हैं। तो ये लड़ाई अगर वहां होगी तो बेसिकली नेवल वॉरफेयर ज्यादा होगा, लैंड वॉरफेयर कम होगा। तो इस वजह से अगर चीन जो है वहां आ जाएगा, रशिया ने अगर सपोर्ट कर दिया चीन को, तो ये जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए, भले उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और मलेशिया साथ में हों। अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी हो सकती है अगर ये रशिया और चाइना ने मिल करके नेवल वॉरफेयर में उन्होंने अपने अपने फ्रंट खोल दिया तो।